गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी तक जो समकालीन विश्व राजनीति में हम लोगों ने पढ़ा, सबसे पहले आपने देखा कि किस प्रकार परमाणु हमले के साथ द्वितीय विश्व युद्ध ख़त्म हुआ और उसके ख़त्म होते ही शीत युद्ध के माध्यम से विश्व में पुनः युद्ध का माहौल बन गया। देशों के बीच विभिन्न प्रकार के संघर्ष आपने देखे। उस संघर्ष को सुलझाने के लिए और विभिन्न विकास के लिए क्षेत्रीय संगठन और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से जो प्रयास किए जा रहे हैं वो भी आपने पढ़ा। जो अमेरिकी वर्चस्व की स्थिति है और उसको किस प्रकार संतुलित किया जा रहा है, ये सब हमने अभी तक पढ़ा। जो ये चैप्टर है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, ये इन जो देशों के पारंपरिक विवाद हैं जैसे सीमा विवाद, सुरक्षा से संबंधित मुद्दे, ये उससे अलग है। इसमें एक अलग नया डायमेंशन है जो पर्यावरण का, जो देशों के बीच विवाद का और सहयोग का कारण बनता है। तो इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे कि पर्यावरण से संबंधित जो मुद्दे हैं वो किस प्रकार विश्व राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि भारत का इसमें क्या व्यू है, क्या उसका दृष्टिकोण है। जैसा कि पेज नंबर 118 पर दिया हुआ है, सबसे पहले कि वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों। कि जब हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं देशों के बारे में, तो उसमें पर्यावरण कहाँ से शामिल हो जाता है। तो कुछ ऐसे मुद्दे सबसे पहले दिए हैं जो आज विश्व में हर देश जिसका सामना कर रहा है। जैसे दुनिया भर में कृषि योग्य भूमि ख़त्म होती जा रही है, जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन कृषि योग्य भूमि कहने का तात्पर्य क्या है कि खाद्यान्न की अपेक्षा ज़्यादा होती जा रही है, कि खाद्यान्न ज़्यादा से ज़्यादा हो। क्यों? क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन उसी का विलोम क्या हो रहा है कि जो उपजाऊ भूमि है वो लगातार कम होती जा रही है, ना सिर्फ मनुष्यों के लिए बल्कि जो चारागाह है या मत्स्य भंडार है। अगर आप ध्यान दीजिए तो बहुत बड़ी आबादी वो इन सब पे निर्भर करती है। तो ये सब भी ख़त्म हो रहे हैं, और ये किसी एक देश की समस्या नहीं बल्कि विश्व के विविध देशों की, लगभग सभी देशों आजकल इन समस्याओं से ग्रस्त हैं। दूसरी चीज़ स्वच्छ जल, पीने का पानी। आप लोगों को पता है कि पेयजल हमारे लिए, जीवन के लिए कितना ज़रूरी है। स्वच्छ जल विश्व से लगातार कम होता जा रहा है, और गंदे जल के कारण विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां हो रही हैं उसके कारण हर देश त्रस्त है। तीसरी चीज़ जैव विविधता का अंत हो रहा है। वनों के कटने के कारण जो पशु पक्षी, जो जैव विविधता है, जो पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद करते थे, वो ख़त्म होती जा रही है। जैव विविधता जो है वो विलुप्त हो रही है, और उसके कारण जो है प्रकृति में असंतुलन बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग आप सबने सुना होगा कि किस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के कारण जो एटमॉस्फेयर की जो परत है, ओजोन परत में जो पराबैंगनी किरणों को, अल्ट्रावायलेट रेज़ को धरती पर आने से रोकती है। अल्ट्रावायलेट रेज़ जो हमारे लिए नुकसानदायक है, ओजोन परत उसको आने से डायरेक्ट रोकती है। वो ओजोन परत में छेद का मतलब कि वो ओजोन कहीं कहीं जो उपरितल है वायुमंडल का, ओजोन वहाँ से ओजोन हट चुकी है, तो वहाँ से जो पराबैंगनी किरणें हैं वो धरती पे सीधे आ जाती हैं, जो नुकसानदायक हैं। इसके अलावा जो समुद्र तट में जो प्रदूषण है, समुद्र तट में लगातार बढ़ती जो एक्टिविटीज़ है मानव की, उसके कारण समुद्र तटीय जीवों को, समुद्र तटीय जल, उन सब में पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। और इन सब के कारण, इस प्रदूषण के कारण जो है ना सिर्फ मनुष्यों बल्कि जैव विविधता पर भी नुकसान पहुंच रहा है।
तो ये कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स थे कि किस प्रकार पूरे विश्व भर में हर देश पर्यावरण क्षरण का सामना कर रहा है, चाहे वो खाद्यान्न का कमी हो, पेयजल की कमी हो, स्वच्छ जल की कमी हो, ओजोन परत में छिद्र होना हो ओजोन होल जिसे बोलते हैं, या जैव विविधता और समुद्र तटीय जो प्रदूषण है उसमें बढ़ोतरी। ये जो है ये किसी एक पर्टिकुलर देश की समस्या नहीं है। तो अब आता है कि ये सब तो भूगोल के विषय हैं या पर्यावरण के विषय हैं, इसमें पॉलिटिक्स या राजनीति कहाँ आती है। तो यही आगे दिया हुआ है कि जब सरकार कोई भी गवर्नमेंट जब गवर्नमेंट सरकार किसी चीज़ में शामिल हो जाती है, उसकी चाहे वो पर्यावरण की बचाव के लिए, रोकथाम के लिए यदि कुछ कार्य भी करेगी तो वो पर्यावरण जो है वो राजनीति के दायरे में आ जाता है। और इसी का अगला स्टेप है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कैसे आता है कि ये जो मसले आपने देखे ये किसी एक देश के नहीं हैं, ना तो वो एक ही देश को प्रभावित कर रहे हैं और ना ही किसी एक देश के बस का है कि वो इन सब मामलों से निपट ले। इसके लिए ये बहुत ही आवश्यक है कि ये सारे देश मिलकर एक पॉलिसी बनाएं, तभी इन पर्यावरणीय समस्याओं से निपटा जा सकता है। ठीक है, यहीं पर जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है विश्व की साझी संपदा की सुरक्षा। ये साझी संपदा से क्या तात्पर्य है, ये यहाँ पर लिखा गया है कि यह उन संसाधनों को कहते हैं जिस पे किसी एक का अधिकार नहीं है बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार है। यदि हम इसे विश्व परिदृश्य में लें तो ये यहाँ पर दिया हुआ है कि विश्व के कुछ ऐसे हिस्से हैं जो किसी एक देश के संप्रभु क्षेत्राधिकार में नहीं है, मतलब वो किसी एक देश की अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि उसका जो प्रबंधन है और उसका जो यूज़ है, उपयोग भी और उसका मैनेजमेंट भी, दोनों विश्व के कई देश मिल के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के माध्यम से करते हैं। ठीक है, तो इसी को वैश्विक संपदा या साझी संपदा कहा जाता है। अब जैसे आप अपने विद्यालय का उदाहरण ले लीजिए, तो विद्यालय में जितने ये जैसे नल है, बाथरूम है, या जो ऐसी चीज़ें हैं जो सबके साझे उपयोग की है, तो उसे बनाए रखने, उसे सही से यूज़ करने और इस प्रकार साफ़ सुथरा बनाए रखने में कि आप भी उसका हमेशा उपयोग कर सकें, ये स्कूल के सारे बच्चों की जिम्मेदारी है। तो इसी तरीके से जो साझी संपदा है उसकी जिम्मेदारी उसको यूज़ करने वाले सभी मनुष्यों की, सभी देशों की होती है कि इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि उसका विनाश ना होने पाए। क्यों? यदि वो विनाश हुआ, यदि साझी संपदा का दुरुपयोग हुआ, वो ख़त्म हो गई, विलुप्त हो गई, तो उसका नुकसान भी साझा होगा, सभी देशों को उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए जैसे कि यहाँ उदाहरण भी दिया कि साझी संपदा में आप क्या क्या देख सकते हैं, जैसे पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो, इसके अलावा जो स्पेस है, अंतरिक्ष है, या जो समुद्र की सीमा, जो देशों की सीमा से बाहर का जो समुद्र है जिसे ओपन सीज कहते हैं, खुला समुद्र, वो किसी एक देश के कब्ज़े में नहीं है, उस देश बल्कि सभी देशों का उस पर सामूहिक अधिकार है, वो सभी उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो अंटार्कटिका है ये भी जो है साझी संपदा के अंतर्गत आता है।